नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में गहराई से उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। हाँ, किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, नापसंद किए जाने का साहस। और ये किताब एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या हम सच में अपनी खुशी के आर्किटेक्ट हैं या सिर्फ अपने हालातों और अपने अतीत के गुलाम? और ये किताब इसका जवाब देती है ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर के विचारों के जरिए, जो फ्राइड के ही जमाने के थे, पर उनके विचार बिल्कुल अलग थे। हाँ, और पूरी किताब एक दार्शनिक और एक नौजवान के बीच की बातचीत है, एक डायलॉग है। बिल्कुल, जिसमें ये क्रांतिकारी विचार सामने आते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन विचारों की तह तक जाएं। क्या सच में हमारी जिंदगी की बागडोर हमारे ही हाथों में? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। किताब की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो किसी को भी चौंका सकता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं होती, तो सच कहूं मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। हाँ, स्वाभाविक है। मुझे लगा ये उन लोगों की पीड़ा को नकारने जैसा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। आपका ऐसा महसूस करना बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये इस किताब का सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला विचार है। अच्छा? एडलर यहाँ किसी की पीड़ा को नकार नहीं रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि उस पीड़ा का मतलब क्या निकालना है, ये हमारे हाथ में है। मतलब? पीड़ा का मतलब? हाँ, और यहीं पर ये किताब फ्रॉइड के विचारों से एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। कैसा मोड़? देखिए, फ्रॉइड और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम अपने अतीत के कैदी हैं। हमारे साथ बचपन में जो हुआ उसी का नतीजा आज हम हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में इटियोलॉजी कहते हैं। इटियोलॉजी यानी कारण विज्ञान? हर चीज का कारण अतीत में खोजना? एग्जैक्टली। लेकिन एडलर ने कहा नहीं, हम भविष्य की तरफ खींच रहे हैं, अतीत हमें धकेल नहीं रहा। अच्छा। हम किसी मकसद के लिए काम करते हैं। इसे ही टेलियोलॉजी या उद्देश्य विज्ञान कहते हैं। टेलियोलॉजी मतलब हम वजहों से नहीं, मकसद से जीते हैं। पर ये विचार तो बहुतों को नाराज कर सकता है। क्या एडलर सच में ये कह रहे हैं कि किसी के साथ हुई भयानक घटना का कोई असर नहीं होता? नहीं, इसका गहरा मतलब यह है कि हम अपनी कहानी के लेखक हैं, सिर्फ किरदार नहीं। किताब में एक उदाहरण है एक ऐसे दोस्त का जो सामाजिक चिंता की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाता। तो फ्रॉइड के नजरिए से देखें तो शायद बचपन के किसी बुरे अनुभव की वजह से ऐसा है। लेकिन एडलर के नजरिए से उस व्यक्ति ने अनजाने में बाहर न जाने का एक मकसद बना लिया है। मकसद? बाहर ना जाने का क्या मकसद हो सकता है? शायद इस मकसद से उसे अपने माता पिता की ज्यादा देखभाल मिलती है, या उसे बाहर की दुनिया की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो अपने अंदर चिंता और डर के भाव पैदा करता है। एक मिनट, पैदा करता है मतलब गुस्सा एक औजार है, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल लगता है। जैसे सड़क पर कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता है और हमें तेज गुस्सा आता है, तो वो तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है। पर किताब में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक माँ अपनी बेटी पर जोर जोर से चिल्ला रही है, तभी फोन की घंटी बजती है। ठीक है। वो फोन उठाती है और बेहद शांत और विनम्र आवाज में बात करती है, हेलो। बात खत्म करके फोन रखती है और उसी पल फिर से उसी गुस्से में बेटी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। अच्छा। हाँ, इससे क्या पता चलता है? गुस्सा एक अनियंत्रित भावना नहीं है, वो एक औजार है जिसे हम जरूरत पड़ने पर अंदर बाहर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ अपने अतीत से आजाद नहीं हैं, बल्कि अपनी भावनाओं के भी मालिक हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे भी हम खुद चुनते हैं। एडलर के अनुसार बिल्कुल, हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ था, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने लिए दुखी होना चुना है। क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे किसी लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। हाँ, और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि अगर हमने इसे चुना है तो हम इसे बदल भी सकते हैं। हम अपनी जीवन शैली को इसी पल, अभी और यहीं बदल सकते हैं। इसके लिए बस साहस चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? और यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा विचार आता है। व्यक्ति की सारी समस्याएं आपसी संबंधों की समस्याएं हैं। क्या सच में? मतलब अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये भी एक रिश्ते की समस्या है? ये कैसा हो सकता है? एडलर का मानना है कि हाँ,
जरा सोचिए, अगर आप इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले होते तो क्या पैसे की कोई कीमत होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे की कीमत तभी है जब कोई दूसरा उसे स्वीकार करे। हीनता की भावना यानी खुद को कम महसूस करना, वो भी तभी आती है जब हम खुद की तुलना किसी और से करते हैं। सही बात है। अगर दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं तो ना कोई तुलना होती, ना कोई निराशा। बिल्कुल। किताब में दार्शनिक अपने कद का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मेरा कद 61 इंच है। देखिए, ये तो एक सच्चाई है, एक नंबर है बस। लेकिन इस नंबर को देखकर वो अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, ये पूरी तरह से उनका अपना नजरिया है। वो इसे कमी मानकर दुखी हो सकते हैं, या ये सोच सकते हैं कि छोटे कद की वजह से लोग उनसे डरते नहीं और आसानी से घुल मिल जाते हैं। मतलब कमी चीज में नहीं, हमारे नजरिए में होती है। अच्छा, तो इसका मतलब हीनता महसूस करना अपने आप में बुरा नहीं है, ये तो हमारे विकास का एक जरिया हो सकता है। हाँ बिल्कुल। फिर हम हीन भावना ग्रंथि या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को इतनी बुरी चीज क्यों मानते हैं? क्या इन दोनों में कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। हीनता की भावना एक इंजन की तरह है। जैसे अगर मुझे लगता है कि मैं अच्छा लिख नहीं पाती, तो ये भावना मुझे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये तो विकास की तरफ एक कदम है। सही। लेकिन हीन भावना ग्रंथि तब होती है जब कोई अपनी हीनता को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करने लगे। जैसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। यहाँ व्यक्ति अपनी कमी को बेहतर न बनने का एक आरामदायक बहाना बना लेता है। और ये तुलना करने की आदत ही हमें एक और जाल में फंसाती है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये विचार आज की दुनिया में थोड़ा अजीब लगता है, हर तरफ तो मुकाबला ही है। हाँ, और यही हमारी खुशी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। जब हम जीवन को एक दौड़ की तरह देखते हैं तो हम अनजाने में अपने आसपास के हर इंसान को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। दुश्मन या प्रतियोगी? बिल्कुल। हम किसी दोस्त की तरक्की देखकर सच्चे दिल से खुश नहीं हो पाते, क्योंकि हमें लगता है कि वो जीत गया और मैं हार गया। हम दूसरों की खुशी को अपनी हार की तरह देखने लगते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इस दौड़ से बाहर निकल जाना, ये समझना कि हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है, एक ही ट्रैक पर नहीं दौड़ रहा। जब आप इस प्रतियोगिता से बाहर निकल जाते हैं तो हर कोई आपका साथी बन जाता है। तब दूसरों की सफलता जलाती नहीं, प्रेरित करती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर सारी समस्या रिश्तों की है और हमें प्रतियोगिता से बाहर निकलना है, तो इन रिश्तों को संभाला कैसे जाए? यहीं पर किताब का सबसे व्यावहारिक और काम का विचार आता है, कार्यों का पृथक्करण। बिल्कुल, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। ये एक रेवोल्यूशनरी विचार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये साफ साफ पहचानना कि कौन सा काम किसका है। और इसका एक बहुत सरल नियम है, जो भी फैसला लिया जा रहा है उसका आखिरी नतीजा किसे भुगतना पड़ेगा। जिसका नतीजा उसी का काम। हाँ। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे माता पिता और बच्चों के रिश्ते में। मान लीजिए बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। अब ये किसका काम है? नियम के अनुसार अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो इसका नतीजा, जैसे खराब नंबर आना, किसे भुगतना पड़ेगा? बच्चे को। तो पढ़ाई करना बच्चे का काम है। माता पिता का काम उसे जबरदस्ती पढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये उसके काम में दखल देना है। उनका काम है उसे ये विश्वास दिलाना कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा ठंडा और बेपरवाह सा नहीं लगता? मतलब अपने बच्चे को उसकी मर्जी पर छोड़ देना लगता है। और इसका आजादी से क्या लेना देना है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इसका सीधा संबंध है। सोचिए, अगर आप हर फैसला ये सोच कर लें कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे या मेरे माता पिता को गर्व होगा, तो आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? उनके हाथ में। बिल्कुल। एडलर कहते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनका काम है, आपका नहीं। जिस पल आप ये रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं, उसी पल आप आजाद हो जाते हैं। तो असली आजादी का मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस। जब आप इस डर से मुक्त हो जाते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और ये स्वीकार कर लेते हैं कि किसी को पसंद करना या ना करना पूरी तरह से उनका काम है, तब आप अपनी जिंदगी अपने मूल्यों के हिसाब से जी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर कुछ ऐसा करें कि लोग नापसंद करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप दूसरों की पसंद नापसंद को अपनी जिंदगी के फैसलों का आधार न बनाएं। लेकिन इस आजादी की एक कीमत भी महसूस होती है। अगर मैं ये परवाह करना ही छोड़ दूं कि दूसरे क्या सोचते हैं, तो क्या मैं सबसे कटकर अकेला नहीं रह जाऊंगा? ये तो स्वार्थी होने जैसा लगता है। बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है रिश्तों का अंतिम लक्ष्य,
जो है समुदाय की भावना, कम्युनिटी फीलिंग। समुदाय की भावना? हाँ, ये अकेलेपन का बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है दूसरों को अपने साथी के रूप में देखना और ये महसूस करना कि समाज में मेरी एक जगह है, कि यहाँ होना ठीक है। एक गहरे जुड़ाव की भावना। और ये भावना आती कहाँ से? ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली है आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मतलब खुद को स्वीकार करना जैसे हम हैं। हाँ, ये समझना कि हम परफेक्ट नहीं हैं। अगर 60% अच्छे हैं तो उसे 100% दिखाने की कोशिश ना करना। दूसरी चीज है दूसरों पर विश्वास, कॉन्फिडेंस इन अदर्स, बिना शर्त के भरोसा करना। और तीसरी चीज है दूसरों में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। इसका मतलब क्या कोई बड़ा काम करना है जैसे समाज सेवा? जरूरी नहीं। योगदान दिखाई देने वाला हो ये जरूरी नहीं है। एडलर कहते हैं कि बस ये एहसास कि मैं किसी के काम आ रही हूँ ही खुशी के लिए काफी है। अच्छा। ये घर के काम करने से लेकर अपने ऑफिस में किसी की मदद करने तक कुछ भी हो सकता है। जब हमें ये महसूस होता है कि हम किसी के लिए उपयोगी हैं, तो हमें अपनी कीमत का एहसास होता है। तो अगर हम कामों को अलग करते हैं, आजाद महसूस करते हैं और फिर अपनी मर्जी से दूसरों के लिए योगदान करते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी कैसी दिखनी चाहिए? यहीं पर किताब अपने अंतिम विचार पर आती है, जो है अभी और यहीं में जीना। अभी और यहीं में जीना। हाँ, हम अक्सर जिंदगी को एक लाइन की तरह देखते हैं, जो अतीत में शुरू हुई थी और भविष्य में किसी मंजिल पर जाकर खत्म होगी। हाँ, जैसे अभी तो बस तैयारी चल रही है, असली जिंदगी तब शुरू होगी जब प्रमोशन मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एडलर के अनुसार ये जिंदगी को देखने का गलत तरीका है। जीवन बिंदुओं की एक श्रृंखला है, अभी के पलों की एक श्रृंखला। जीवन केवल अभी और यही में मौजूद है। इसे कैसे उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। जीवन एक डांस की तरह है, किसी मंजिल तक की यात्रा की तरह नहीं। जब आप डांस करते हैं तो आपका मकसद कहीं पहुंचना नहीं होता। हर एक कदम, हर एक मूव अपने आप में पूरा होता है। एग्जैक्टली। डांस करने का मजा हर पल डांस करने में ही है, न कि डांस खत्म होने पर। इसी तरह अगर हमारा मार्गदर्शक सितारा दूसरों के लिए योगदान है, तो हम जीवन के हर पल में पूरी लगन से डांस कर सकते हैं। हमें खुश होने के लिए किसी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हर पल अपने आप में एक मंजिल है। तो द करेज टू बी डिसलाइक्ड से हमने जो समझा वो ये है कि हमारा जीवन हमारे अतीत की वजह से नहीं, बल्कि हमारे चुने हुए मकसदों से तय होता है। हमारी सारी परेशानियां असल में रिश्तों की परेशानियां हैं, जो तुलना और प्रतियोगिता से पैदा होती हैं। और असली आजादी कार्यों को अलग करने और नापसंद किए जाने का साहस रखने से मिलती है। और अंत में सच्ची खुशी का मतलब है दूसरों के साथ एक समुदाय की भावना महसूस करना और अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना अभी और यही के पल में पूरी तरह से जीना। ये सब सुनने में जितना क्रांतिकारी है, अमल में लाना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन इन विचारों में जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की ताकत जरूर है। बिल्कुल। और ये किताब सुनने वालों के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। किताब में कहा गया है कि अगर मैं बदलती हूँ तो दुनिया बदल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके आसपास के लोग या हालात बदल जाएंगे। नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया, आपकी अपनी व्यक्तिपरक दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। तो एक विचार ये है, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे अब तक अपना समझकर ढोया जा रहा था, लेकिन असल में वो किसी और का है? शायद किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। हाँ, या किसी की सोच को बदलने की कोशिश करना। और अगर उसे अभी और यहीं जमीन पर रख दिया जाए तो कैसा महसूस होगा?